हेलो। हेलो। ओके। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग एक यूनिट 4 का कुछ टॉपिक बच गया था, उसमें से एक टॉपिक था रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न। यूनिट 4 में कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे, कुछ टॉपिक बचा हुआ था, उसमें से एक टॉपिक था रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न। उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे, उसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यूनिट 1, सेकेंड को मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं बोला था सेकेंड को आप लोग खुद पढ़ना। 4, 5th, तो 5th खत्म हो चुका है। 4th का कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। 3rd कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट था, उसको मैं बोला था गैमेटोजेनेसिस और ओव्यूलेशन, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैं नहीं पढ़ाया था, पर अगर टाइम बचता है तो उसको भी मैं कंटिन्यू कराऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न, इसको समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ 3 वर्ड्स ऑलरेडी दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, बिहेवियर एंड पैटर्न। तो रिप्रोडक्टिव मीन्स रिप्रोडक्शन करना, अपने समान जीवों को उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, यार उस रिप्रोडक्टिव कहलाएगा। बिहेवियर मतलब, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग टाइप्स के जो स्टिमुलाई होते हैं उनके अगेंस्ट में क्या करना, अपना रिस्पॉन्स दिखाना, वो बिहेवियर हो जाएगा। और पैटर्न मतलब, ठीक है, इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स का जो बिहेवियर होगा, अलग अलग टाइप का, उसी को हम लोग को क्या बोल रहे हैं, पैटर्न। तो ये 3 चीज़ें, रिप्रोडक्टिव, बिहेवियर, पैटर्न। तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या बिहेवियर पैटर्न होता है, इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इज अ बिहेवियर रिलेटेड एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवार्ड्स इमोर्टलाइजेशन, कीप एन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर वह बिहेवियर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जीव को इमोर्टलाइजेशन की तरह, ठीक है, जिसमें बिहेवियर क्या जीव को इमोर्टलाइजेशन की तरफ ले जाता है। इमोर्टलाइजेशन की तरफ क्या समझने का मतलब क्या है, ठीक, जैसे हर एक स्पीसीज क्या करता है, इमोर्टलाइजेशन होने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन मीन्स अपने समान जीवों को उत्पन्न करना। तो अगर वह अपने समान जीवों को उत्पन्न करना स्टॉप कर देगा तो क्या करेगा, वो कुछ जनरेशन तक ही जीवित रहेगा। मतलब अभी, ठीक है, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके कुछ प्रोजनीज हुए यहाँ, ठीक है, अब ये प्रोजनी, ये रिप्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो इनकी प्रोजनीस होगी क्या नेक्स्ट जनरेशन में, नहीं होगी, इनके कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे। तो ये क्या, ये यहीं तक क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाएगा, इनका वंश यहीं तक ख़त्म हो जाएगा और ये आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने जो स्पीशीज़ होती है, या फिर कहना चाहिए कि वंश को मेंटेन करने के लिए, इमोर्टल रखने के लिए, जीवित रखने के लिए क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और रिप्रोडक्शन के लिए हर एक बिहेवियर, हर एक प्रकार का एक्टिविटीज़ कहना चाहिए, स्टिमुलाई क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर सिंक्रोनाइज द मेल फीमेल एक्टिविटी टू प्रोड्यूस द न्यू प्रोजनी। तो जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है वह मेल एंड फीमेल के बीच में, ठीक है, मेल एंड फीमेल के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, मेल अलग तरह से बिहेवियर शो करते हैं और फीमेल अलग तरह से बिहेवियर शो करते हैं। तो दोनों के जो बिहेवियर होते हैं उनको क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, ठीक है। सिंक्रोनाइज होगा तभी आपस में क्या करेंगे, मैटिंग करेंगे, और मैटिंग करने के बाद ये ऑफस्प्रिंग या न्यू प्रोजनी जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो मेल और फीमेल की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना आवश्यक है। Reproductive behavior include behavioral pattern related to courtship,
मैटिंग, बर्थ एंड पेरेंटल केयर। तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या बिहेवियरल पैटर्न आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कॉर्टशिप करना, ठीक है, मैटिंग, मैटिंग के बाद ठीक है बर्थ, प्रोजनिस का बर्थ, और उस प्रोजनिस की क्या करना, पेरेंटल केयर। तो ये 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में। क्या क्या चीज़ें एकदम याद रखना, कॉर्टशिप, मैटिंग, बर्थ एंड पेरेंटल केयर। क्लियर, ठीक है। और जो भी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसे होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, मीन्स, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग बात करें चिंपैंजी की, ठीक है, चिंपैंजी, तो चिंपैंजी का जो मैटिंग बिहेवियर है, ठीक है, मैटिंग बिहेवियर है, उस वो अलग अलग टाइप से चिंपैंजी क्या करेगा, ठीक है। सपोज ये मेल चिंपैंजी है तो ये अलग अलग टाइप्स के मैटिंग बिहेवियर शो करेगा, तो उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, फीमेल चिंपैंजी। उसको डॉग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, डॉग उसको समझ नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब है ये क्या होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो भी क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होते हैं, ठीक है। तो हर एक स्पीशीज का जो भी बिहेवियर होगा उसको वही स्पीशीज हम अंडरस्टैंड करेंगी, समझेंगी, दूसरी स्पीशीज नहीं समझती हैं, ठीक है। दूसरी स्पीशीज अलग टाइप के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करती हैं। फैक्टर स्टिमुलेटिंग रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, तो 2 प्रकार के फैक्टर हैं, 2 प्रकार के क्या हैं, फैक्टर हैं जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या प्रभावित करते हैं। और ये 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक है इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसको हम लोग एक्सटर्नल बोल रहे हैं, एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल, और सेकेंड है, ठीक है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में क्या क्या या एक्सटर्नल रूप से क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे कि लाइट हो गया, ठीक है, डे लेंथ, टेम्परेचर, सीज़न, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म को कम लाइट चाहिए, किसी को ज़्यादा लाइट चाहिए, लेंथ, ठीक है, टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, सीज़न, ठीक है, हर एक सीज़न रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता है, सूटेबल नहीं होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हैं। और वहीं हार्मोनल इन्फ्लुएंस की बात करें तो अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन की को स्टिमुलेट करते हैं, अलग अलग टाइप्स के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, एक अलग यूनिट है हार्मोन और ड्रग का बिहेवियर कैसा होता है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है इंटीरियर पिट्यूटरी से, वो हार्मोन्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो आई होप आपको रिप्रोडक्टिव बिहेवियर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मीन्स क्या, किसको बोल रहे हैं हम लोग, कि रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग टाइप्स का बिहेवियर शो करना ही क्या कहला रहा है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कहला रहा है। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न के बारे में। तो अलग अलग टाइप्स के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स मोस्टली इन लोअर एनिमल्स दो थ्रू फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, हम लोग रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अधिकतर जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि इसमें पाए जाएंगे, जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और ये लोअर एनिमल्स कौन कौन से, लोअर एनिमल्स में भी अलग अलग मैकेनिज़्म के थ्रू, ठीक है, अलग अलग मैकेनिज़्म या अलग अलग तरीक़ों के या अलग अलग मेथड्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और पार्थिनोजेनेसिस। तो इन सारे मेथड्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लोअर एनिमल में, लोअर एनिमल्स में। वहीं नेक्स्ट हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या किस में पाया जाता है, तो जो भी हायर एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर मोस्टली इन हायर एनिमल्स, ठीक है, तो जो मोस्टली हायर एनिमल्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इट में इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मोस्टली हायर एनिमल्स में पाया जा रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 2 तरह से हो सकता है हायर एनिमल्स में। कौन कौन तरीके से, 2 तरीके से, या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, मीन्स, ठीक है, बॉडी के अंदर
या बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फर्टिलाइजेशन होगा, या एक्सटर्नली या बाहरी फर्टिलाइजेशन होगा, आंतरिक और बाहरी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से दिखने को मिलता है हायर एनिमल्स में। वर्टिब्रेट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड almost all have separate sexes, male and females. Aquatic species generally have external fertilization, whereas terrestrial species usually have internal fertilization. तो जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, जितना भी क्या होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, वो वर्टिब्रेट क्या करते हैं, ठीक है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। और इनमें जो मेल एंड फीमेल सेक्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल सेक्स अलग होता है और फीमेल सेक्स अलग होता है, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और वहीं बात करें टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जो स्थल में पाए जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म में, उन स्पीसीज के बारे में, तो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। तो इसको चीज़ों को आप एकदम याद रखोगे, जो वर्टिब्रेट होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनमें जो सेक्स होते हैं सेपरेट होते हैं। जितने भी जलीय प्राणी होते हैं, जलीय स्पीशीज होते हैं, अधिकतर वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, अधिकतर बोल रहे हैं, सभी नहीं। और वहीं जो स्थल में पाए जाते हैं या टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। वर्टिब्रेट हैव वन ऑफ 3 रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज नोन एज अ, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें 3 प्रकार की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ओविपेरी, सेकंड को बोलते हैं ओविविविपेरी, ठीक है, और लास्ट को बोलते हैं हम लोग विविपेरी। तो ये 3 तरीके के क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीज पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज किसमें, वर्टिब्रेट में। क्लियर। हम लोग देखते हैं ये तीनों स्ट्रेटजीज को डिटेल में। तो ओविपेरी मीन्स सिंपली ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं, मतलब अंडे देते हैं। और विविपेरीज मीन्स, विविपेरी मीन्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये, ठीक है, एग ले नहीं करते हैं, ये सीधे से क्या करते हैं, प्रोजनी को जन्म देते हैं। अंडे नहीं देते, ये सीधे प्रोजनी जन्म देते हैं। और ओविपेरी में अंडे देते हैं। ओविविपेरी में कुछ स्टेज क्या होता है, ठीक है, ये एग भी ले करते हैं और फिर, ठीक है, एग ले करने के बाद उसमें क्या होती हैं, उससे बच्चे भी निकलते हैं। तो देखते हैं इसको ओविविपेरी क्या होता है। एम्ब्रियो इन यूटेरस विथ योक सैक, ठीक है। तो एम्ब्रियोज में क्या होता है, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस, एम्ब्रियोज यूटेरस में होता है, ठीक। एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, यूटेरस में, योक सैक के साथ। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ओविविपेरी एनिमल्स आर शार्क, जैसे शार्क वगैरह हो गए, रेज, स्नैक्स वगैरह हो गए, फिशेस वगैरह, एंड इंसेक्ट, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं ओविविपेरस का। ओविपेरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ओविविपेरिटी, ओविपेरिटी डिफरेंट फ्रॉम ओविविपेरिटी in a new way that the egg in oviparity may or may not undergo internal fertilization but laid and depend on the yolk sac to get nourished till the time they hatch। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है ओविपेरिटी में और किसमें, ओविविपेरिटी में। क्या डिफरेंस है, तो इनमें जो ओविपेरिटी में क्या होता है, जो अंडे होते हैं, ठीक है, जो एग होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, सॉरी, जो एग होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण, हेलो, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा एक बार और क्लियर बता रहा हूँ कि क्या क्लियर डिफरेंस है किसमें किसमें, ओविविपेरी और पेरिटी में। देखो ओविविपेरिटी में क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेकिन एक चीज़ ओविविपेरिटी, ओविविपेरिटी में एक चीज़ याद रखना, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन फिर अंडे का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन ये एग कहाँ पर इम्प्लांट होगी, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ और
फिर ये क्या करेंगी, ये बच्चे या प्रोजनी देंगी। लेकिन ओवोविविपेरी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओविपेरिटी, नॉट ओवोपेरिटी, ओविपेरिटी में क्या होता है, ओविपेरिटी में होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। और जो योग शेक होते हैं, ठीक है, योग शेक वो इंटरनल ही होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और ये प्रोजनी को जन्म देंगे। तो ये डिफरेंस होता है, एक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो ये हैं ओविपेरिटी और ओविविपेरिटी में डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न। तो जो भी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न अभी देखने को मिलता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, वो अचानक से नहीं इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। इस तरह के अलग अलग टाइप्स के बिहेवियर पहले से ही ऑर्गेनिज्म शो करते आए हैं और उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन या चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू वातावरण या अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। देखते हैं, behavior associated with reproduction are major contributors to the evolutionary success of organism. So behavior and gene associated with reproduction are often under strong selection and evolve rapidly. तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होते हैं वो मेजर इवोल्यूशन की दृष्टिकोण से ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन के लिए क्या है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है या फिर मेजर कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। समय समय के अकॉर्डिंग और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुए हैं, इन बिहेवियर्स में क्या होते गए हैं, चेंजेस होते गए हैं और उन्हीं चेंजेस को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया गया है, ट्रांसमिट किया गया है उन्हीं चेंजेस को, कैरेक्टर्स को, और बाद में वो ठीक इस्टेब्लिश हो गए हैं वो बिहेवियर, और उन्हीं बिहेवियर को आज हम लोग क्या करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर रिप्रोडक्शन में सक्सेस चाहिए तो रिवोल्यूशनरी प्रोसेस में या फिर जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें भी क्या होना चाहिए, चेंजेस होनी चाहिए। द फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट दैट द सोसाइटीज ऑफ एनिमल वेयर एज डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एज दोज इन विच देयर रिलेटिव्स नाउ लाइव। तो एनिमल्स में क्या देखा गया है फॉसिल रिकॉर्ड्स में कि एनिमल्स कहाँ पर अधिकतर ग्रो करते हैं, तो एनिमल्स अधिकतर पॉपुलेशंस में ग्रो करते हैं, ठीक है, जहाँ पर उनके रिलेटिव्स अभी भी क्या हैं, जिंदा हैं, तो ये ग्रुप में रहते हैं। सर्टेनली अदर मोड ऑफ डिस्प्ले परफॉर्मेंस फॉर सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन वुड हैव बीन इक्वली कंप्लीट। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस या फिर सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए, ठीक है, अपने मैटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप्स के क्या बिहेवियर शो किए जाते हैं, और ये बिहेवियर भी क्या, ठीक है, फॉसिल रिकॉर्ड मतलब पहले से लेकर अब तक में क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस, और इन्हीं चेंजेस को, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जब तक गवर्न नहीं करेगा, ऑर्गेनिज्म जब तक क्या नहीं करेगा, गवर्न नहीं करेगा, तब तक वो रिप्रोडक्टिव सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर? Display have a dynamic equilibrium, that is, new one are gained and old one are lost at about the same frequency। तो क्या बोल रहे हैं कि जो नया कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो कैरेक्टर न्यू टाइप के जो बिहेवियर शो करते हैं और जो ओल्ड कैरेक्टर्स हैं या ओल्ड बिहेवियर हैं, दोनों के बीच में क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। मींस नए प्रकार के बिहेवियर को ये क्या करते हैं, सीखते हैं, और जो पुराने प्रकार के जो बिहेवियर होते हैं उनको भूलते जाते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म नए प्रकार के बिहेवियर को सीखे नहीं और पुराने प्रकार के बिहेवियर को भूले नहीं तो क्या होगा, तो वो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या किया जाता है हमेशा, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम से होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है, और नए प्रकार के जो बिहेवियर होते हैं उनको सीखते जाते हैं और पुराने प्रकार को भूलते जाते हैं। डिस्प्ले आर लॉस when they no longer convey a selective advantage to the individual using them, that is when they are no longer effective in promoting the behavior that seek to maximize gene survival in the next generation। तो वही बात है कि जो पुराने जो बिहेवियर हैं उनको धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म को भूलना पड़ता है, क्योंकि वो अब किसी प्रकार के यूज़फुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जो अलग ऑर्गेनिज्म हैं, एक ही स्पीशीज़ के जो अलग ऑर्गेनिज्म हैं वो दूसरे प्रकार के बिहेवियर को शो कर रहे हैं।
ठीक है। तो निरंतर क्या होता है, जीन्स वगैरह में मॉडिफिकेशन होते हैं, बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, और वे ऐसे बिहेवियर को एडाप्ट करते हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए मैक्सिमाइज हो, ठीक है, अधिकतर हो। न्यू डिस्प्ले on the other hand generally arises by ritualization of previously existing behavior or function, that is when a selective advantage received in those individuals who to convey information use certain behavior or function in a manner that either partially or totally different from their original। तो बात वही है कि नया बिहेवियर डिस्प्ले किया जाता है और ओल्ड बिहेवियर, जो ओल्ड बिहेवियर है उसको भूला जाता है, ठीक है। और जो न्यू बिहेवियर होता है इसको अलग अलग टाइप्स के जो अपने जो क्या करना चाहिए मैटिंग पार्टनर हैं उनको शो किया जाता है, ताकि ठीक है रिप्रोडक्शन के लिए जो टाइम्स वगैरह हैं या फिर सीजन है उनको अच्छे से क्या करें, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का समझ सकें और सक्सेसफुल बिहेवियर हो। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, मीन्स पुराने बिहेवियर को भूलते जाना और नए बिहेवियर को एडॉप्ट करते जाना। कुल मिला के हमने यही पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डार्विन ने क्या इवोल्यूशन के बारे में, बिहेवियर के बारे में दिया था। डार्विन प्रपोज्ड अ थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन हैविंग टू जनरल कॉन्सेप्ट। तो डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन और एक इंटर, ठीक है, इनर सेक्सुअल सिलेक्शन। ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन, ठीक है। दो प्रकार के सिलेक्शन देखने को मिलते हैं, इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन और इनर सेक्सुअल सिलेक्शन। क्या होता है इंट्रासेक्सुअल या इनर सेक्सुअल, किसी को पता है? इंट्रा और इनर, इंटर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पता है किसी को? नहीं पता, ठीक है। इंट्रा मीन्स एक ही सेम स्पीसीज के बीच, और इंटर मतलब अलग अलग। देखते हैं क्या होता है इंट्रा। यहाँ इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन अकर बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? मेंबर ऑफ द सेम सेक्स, कोई भी स्पीसीज हैं उनके जो सेम सेक्स के बीच हैं, ठीक है, सेम सेक्स के बीच में अगर हो रहा है सिलेक्शन तो उसको बोल रहे हैं इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। कैसे, इसको मैं बता रहा हूँ आगे, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स एज लार्जर साइज ऑफ मेल्स इन मेनी स्पीशीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्न्स एंड एंटलर्स इन mammals could be accounted for their usefulness in the fight between male for their sexual possession of females। अब देखो इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ तक जितना हम लोग पढ़े उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक मिनट। ठीक है, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन क्या देख रहे थे हम लोग? इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन, इंट्रासेक्सुअल। अब इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन में हमने क्या देख रहे हैं कि सेम बोल रहे हैं कि सेम सेक्स के बीच में सिलेक्शन होगा, सेम सेक्स के बीच में मीन्स, ठीक है, जो यहाँ मेल हैं, सपोज टू हम लोग बात करें यहाँ पर किसके, ठीक है, हिरण की बात कर रहे हैं। तो हिरण में कि मेल के बीच में सिलेक्शन कैसे होगा? सपोज यहाँ पे क्या है, वन फीमेल है, तो इस फीमेल हिरण के साथ कौन मैटिंग करेगा, ठीक है, कौन मैटिंग करेगा? इसका सिलेक्शन ये फीमेल नहीं करेगी, ये मेल ही आपस में होंगे, मेल ही आपस में करेंगे। तो मेल ही आपस में कैसे करेंगे? तो ठीक है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे, ठीक है, बड़े बड़े सींग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारे मेल होंगे, ठीक है, मेल हिरण होंगे। तो मेल हिरण के बीच में सिलेक्शन कैसे होगा? ये आपस में ही क्या करते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है। जो अधिकतर जो मेल होते हैं वो आपस में ही क्या करेंगे, फाइट करेंगे, आपस में ही लड़ेंगे, और इनमें से जो क्या होगा, सक्सेसफुल फाइट करेगा, क्या करेंगे, सक्सेसफुल फाइट करेगा, वही क्या करेगा, इस फीमेल के साथ क्या करेंगे, मैटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन, मतलब सेम सेक्स के बीच में सिलेक्शन, ठीक है। इसी तरह से क्या होते हैं काउस वगैरह में, क्या होते हैं काउस वगैरह में भी क्या देखने को मिलता है, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन देखने को मिलता है। जो ठीक है मेल होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं, मेल काउस होते हैं, ठीक है, बैल होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में फाइट होती है,
ठीक है, और फाइट में जो विन करता है वो क्या करते हैं, वही फिर मैटिंग करते हैं। तो आप समझ गए। ठीक है, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन मीन्स सेम स्पीसीज सेम सेक्स जब आपस में सिलेक्शन करेंगे तो उसको बोलेंगे इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। क्लियर। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन मीन अलग अलग स्पीशीज के बीच में, नहीं, अलग अलग स्पीशीज नहीं है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग स्मेल में अलग अलग सेक्सुअल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, सींग वगैरह पाई जाती हैं, एंटलर वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, सींग, एंटलर, ये सारी चीज़ें अलग अलग मेल इंडिविजुअल में पाई जाती हैं। अपने आप में क्या करने के लिए, इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन में ये हेल्प करती हैं, क्योंकि सींग वगैरह से क्या होंगे, ये लड़ने में हेल्प करेंगे। मेल और मेल के बीच में जो फाइट होगा उसमें लड़ने में, जो एंटलर वगैरह होंगे हिरण के, वो सब। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टर्म्ड इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन बोलते हैं। फॉर सच कलरफुल मेल स्ट्रक्चर एज द प्लूम्स ऑफ बर्ड्स आर पैराडाइज एंड टेल्स ऑफ पीकॉक्स। तो जैसा कि एक एग्जांपल के लिए देखें तो जो भी बर्ड्स में क्या होते हैं, जो बर्ड्स के जो मेल होते हैं उनके जो कलरफुल कलरफुल टेल वगैरह होते हैं, कलरफुल प्लूम्स। प्लूम किसको बोलते हैं, पता है किसी को? जैसे ठीक है, मेल बर्ड है तो मेल बर्ड में क्या होनी चाहिए, जिनका कलरफुल प्लूम्स होते हैं, मीन्स ठीक है, ये जो इनके, ठीक है, इसके जो हेड रीजन में पाया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लूम्स। तो जो कलरफुल होता है उनको क्या करते हैं, ज़्यादा प्रीफर करते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए। इनको फीमेल क्या करेंगी, ज़्यादा प्रीफर करेंगी दूसरे मेल की तुलना में। ठीक है, डार्विन सजेस्टेड दैट दे रिजल्टेड फ्रॉम द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ प्रीफरेंस exerted by the females of the species at the time of mating। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए, सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। जैसे कि क्या होता है, ठीक है, पीकॉक में जो मोर होता है, मोर का जो ज़्यादा पंख फैलाता है उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसी तरह से ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बियर्ड्स वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, बियर्ड्स हो गए, और कुछ चीज़ें जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो आर्म्स होते हैं, शेर वगैरह होगा, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को नोट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इपिगैमिक सिलेक्शन या इनर सेक्सुअल सिलेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन में एक चीज़ और याद रखना कि जो भी मेल्स होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं उनको अदर की तुलना में, ठीक है, जो यहाँ पर जो मेल पॉपुलेशन है उनको दूसरे मेल की तुलना में क्या करना पड़ता है, ठीक है, बेहतर, खुद को बेहतर दिखाना पड़ता है। ठीक है, बेहतर एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, और बेहतर एडवर्टाइज करेंगे तभी उनको क्या करती हैं, इनमें से बेस्ट फीमेल सिलेक्शन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इपिगैमिक या इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन में, इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ interaction between male and female of species. One sex, typically male, will develop and display trait of behavior pattern to attract the opposite sex। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया है। ये जो खुद को बेहतर दिखाने में, ठीक है, खुद को बेहतर दिखाना, ये ठीक है, मेल अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, बेहतर दिखाने की। ठीक है, तो बेहतर दिखाना किस में होगा, इनर सेक्सुअल में होगा। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया था, इनर सेक्सुअल में होगा। और जो फाइट वगैरह हो रहे थे ना, जो बड़े बड़े सींग वगैरह, जबड़े, ठीक है, वो इंट्रा में आएंगे। ठीक है, तो हाँ, मेल और मेल के बीच में सिलेक्शन होगा यहाँ। ठीक है, फीमेल और मेल के बीच में सिलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ठीक है, मेल को क्या दिखना पड़ेगा, मेल को बेहतर दिखना पड़ेगा। तो बेहतर दिखने के लिए जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो इनर सेक्सुअल में होंगे।
तो ये क्या बोलते हैं यहाँ, मेल और फीमेल आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और मेल क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर उसमें पाया जाता है ताकि जो फीमेल्स हैं आसानी से अट्रैक्ट हो जाएं। A displaying male has been known to convey information about relative fitness, that is, his ability with respect to other displaying male to maximize the survival of his gene into next generation। तो क्या किया जाता है कि जो मेल्स होते हैं या फिर फीमेल्स होती हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, और मेल क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ या एक्स्ट्रा कैरेक्टर बियर करते हैं, जैसे कि लंबे लंबे टेल हो गए, या फिर मोर के जैसे लंबे पंख हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर क्या करते हैं, ये शो करते हैं, और यही आपस में क्या करते हैं, फिर मैटिंग करते हैं ताकि उनका जो जीन है या फिर उनकी जो सर्वाइबिलिटी रेट है वो क्या हो, ज़्यादा हो, और वो अपनी पॉपुलेशन नेक्स्ट जनरेशन में फैला पाएँ। वहीं फीमेल्स भी क्या करती है, फीमेल्स भी बेस्ट फिट मेल को सिलेक्ट करती हैं। ठीक है, जो फीमेल इंडिविजुअल होती हैं वो बेस्ट फिट मेल को सिलेक्ट करती हैं। बोथ द ब्राइटनेस ऑफ हिज कलरेशन एंड द फ्रीक्वेंसी विथ विच he strut say something about effectiveness of his gene to produce healthy individual। तो फीमेल भी हेल्दी इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट फिट मेल को सेलेक्ट करती है। once this correlation takes place, selection favor those females who are able to choose most fit males। तो क्या करती हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो मोस्ट फिट मेल को सेलेक्ट करती हैं। तो ये इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन हो गया, और इनर सेक्सुअल सिलेक्शन या एपिगेमिक सिलेक्शन दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉलीगैमी। पॉलीगैमी किसको बोलते हैं, ठीक है, और पॉलीएंड्री क्या होता है। पॉलीगैमी अ पैटर्न ऑफ मैटिंग इन विच एन एनिमल हैज़ मोर देन वन मेट। ठीक है, तो अगर एनिमल एक से अधिक या ऑर्गेनिज्म एक से अधिक इंडिविजुअल से मैटिंग कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगैमी कंडीशन। ठीक है, एक से अधिक इंडिविजुअल से जब कोई एक इंडिविजुअल मैटिंग कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगैमी कंडीशन। उसमें भी पॉलीगैमी में भी दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी। ठीक है, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी। तो पॉलीएंड्री किसको बोलते हैं, अ पैटर्न ऑफ मैटिंग इन विच अ फीमेल एनिमल हैज मोर देन वन मेल मेट। पॉलीएंड्री मतलब क्या होता है, अ पैटर्न ऑफ मैटिंग इन विच फीमेल एनिमल हैज मोर देन वन मेल मेट। तो जब जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो अगर कई सारे मेल के साथ मैटिंग कर रही हैं तो इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीएंड्री। क्लियर, वर्ड से यहाँ कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, पॉलीएंड्री, ठीक है, एंड्री मीन्स एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम प्लांट में पढ़ते होंगे तो मेल में होता है, और गाइनोसियम फीमेल में। तो पॉलीएंड्री मतलब पॉली किसकी है, एंड्री। एंड्री मीन्स एंड्रोसियम मतलब मेल यहाँ ज़्यादा होंगे, मीन्स ठीक है, सिंगल फीमेल क्या करेंगी, सिंगल फीमेल, ठीक है, मल्टीपल मेल के साथ क्या कर रही हैं, अगर मैटिंग कर रही हैं तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीएंड्री कंडीशन। क्लियर। वहीं पॉलीगैमी अ पैटर्न ऑफ मैटिंग इन विच मेल एनिमल हैज मोर देन वन फीमेल मैट। तो पॉलीगैमी किसको बोल रहे हैं, पॉलीगैमी में मतलब ठीक है, जो मेल है, ठीक है, जो मेल इंडिविजुअल है वो बहुत सारे किससे मैटिंग कर रहा है, बहुत सारे फीमेल के साथ मैटिंग कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगैमी। तो पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी ये दो वर्ड हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। Organism also evolve mechanism for sensing weather as the environment is not always permissive for reproduction or if sometimes are better than others। तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे, ठीक है, पॉलीएंट्री, पॉलीगैमी, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें तो हो गई, इनके अलावा कुछ अदर मेकनिज़म भी अपने अंदर क्या कर लेते हैं, इवॉल्व कर लेते हैं, अपने अंदर कुछ अलग क्या कर लेते हैं, मैकेनिज़्म इवॉल्व कर लेते हैं, जिससे वो इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं या पहचान लेते हैं कि कौन से वातावरण या फिर कौन सा सीज़न क्या है ब्रीडिंग के लिए या फिर मैटिंग के लिए बेस्ट है। ठीक, सारे सीज़न में क्या ये मैटिंग नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें से यही सेंस करने की मैकेनिज़्म पाई जाती है कि किस वातावरण में वो मैटिंग सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज़्म भी ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हो जाती है।
दिस इन्वॉल्व नॉट ओनली द evolution of environmental sensor but also the concurrent evolution of mechanism by which this information can be processed and acted upon। तो ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सारे, ठीक है, पूरे वर्ष भर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं पूरे साल, ठीक है, पूरे ईयर में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो नहीं करते हैं। तो इन एक पर्टिकुलर सीजन में, ठीक है, पर्टिकुलर सीजन में ही क्या करते हैं ये, ठीक है, पर्टिकुलर सीजन में ही क्या करते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। तो जो पर्टिकुलर सीजन है जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं उन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को समझने के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट होता है, वातावरण या कंडीशन जरूरी होता है। ओके सॉरी, ठीक है, ताकि एक इंडिविजुअल जब रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है तो दूसरा इंडिविजुअल उस चीज़ को आसानी से समझ जाए। बिकॉज ऑल सीजन आर नॉट यूजुअली इक्वली कंडक्टिव, इंडिविजुअल हुज जेनेटिक बैकग्राउंड रिजल्ट इन देयर रिप्रोड्यूसिंग एट मोर फेवरेबल रेदर देन लेस फेवरेबल पीरियड will eventually dominate succeeding generation. This is the basis of seasonality of reproduction among most animal species। तो वही बोल रहे हैं कि सारा सीज़न होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है। इसलिए सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो किसी एक पर्टिकुलर सीज़न को चूज़ करते हैं और उसी पर्टिकुलर सीज़न में क्या करते हैं ये ब्रीडिंग करते हैं। जैसे आपने डॉग्स वगैरह को भी देखा होगा पर्टिकुलर सीजन में ही, या फिर ठीक है जो ऑक्स वगैरह होते हैं, या फिर बहुत सारे कैट्स से लेकर रैट, हर एक मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्या करते हैं ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। ह्यूमन इज द एक्सेप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या क्या चीज़ें में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दो तरह के बिहेवियर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में हम लोग मेनली देखते हैं। फर्स्ट तो सेक्सुअल बिहेवियर, सेकंड पेरेंटल बिहेवियर। दो तरह के बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर और पेरेंटल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर में भी अलग अलग टाइप का बिहेवियर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर या मैटिंग बिहेवियर मीन्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल के बीच में, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल के बीच में क्या करना, कॉपुलेशन करना, कॉपुलेशन या मैटिंग के लिए बिहेवियर करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी बिहेवियर, ठीक है। इनके बीच में मैटिंग के लिए जो भी बिहेवियर करना, जो भी या एक दूसरे को क्यूज देते हैं, सिग्नल देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर। कॉपुलेटरी बिहेवियर मतलब मैटिंग के दौरान भी अलग अलग ये लोग बिहेवियर शो करते हैं, उसको कॉपुलेटरी बिहेवियर बोलते हैं। और पोस्ट कॉपुलेटरी बिहेवियर मीन्स जब इनके बीच में कपल्शन हो गया है तो उनके बाद जो बिहेवियर शो करेंगे उसको बोलेंगे पोस्ट कॉपुलेटरी बिहेवियर, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉपुलेटरी सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। इसकी इतना के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो गया, मैटिंग हो चुका है। अब तो मैटिंग होने के बाद कुछ बिहेवियर शो होता है, जैसे कि ठीक है यहाँ जायगोट बन गया है, अब जायगोट का बनने के बाद यहाँ पर भी कुछ बिहेवियर शो होता है, जैसे मैटरनल बिहेवियर जिसको बोलते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर भी, पेरेंटल केयर भी दो, या पेरेंटल बिहेवियर भी दो तरीके से, फर्स्ट मैटरनल बिहेवियर, सेकेंड पेरेंटल केयर, ठीक है। तो मैटरनल बिहेवियर में प्री पार्चुरेंट बिहेवियर मतलब वही, ठीक है, जायगोट बनने से पहले जो भी बिहेवियर हो रहा है, शो कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, ठीक। पार्चुरेंट बिहेवियर मतलब सॉरी यहाँ पर जायगोट बन चुका है, तो जायगोट के बाद इम्प्लांट, ठीक है, जो एम्ब्रियोज में, एम्ब्रियो कहाँ पर, जायगोट कहाँ पर इम्प्लांट हो चुकी है, यूटेरस में, ठीक। तो यूटेरस में जब जायगोट इम्प्लांट हो जाएगी तो जो एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस समय जो बिहेवियर होगा उसको बोल रहे हैं प्री पार्चुरेंट बिहेवियर, ठीक है। एम्ब्रियो 3 वीक का होगा, इंसान ह्यूमन में 3 वीक, फिर 6 वीक, फिर जिसको भ्रूण बोलते हो अपन, ठीक है, 3 वीक, 6 वीक, फिर 9 वीक। तो इतना तक का डेवलपमेंट, जायगोट से इतना तक का जो डेवलपमेंट का बिहेवियर शो करेंगे जो भी इंडिविजुअल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री पार्चुरेंट बिहेवियर। और ये मैटरनल, ठीक है, जो मदर होती हैं वो बिहेवियर शो करती हैं, प्री पार्चुरेंट बिहेवियर। उसके बाद पार्चुरेंट बिहेवियर। अब पार्चुरेंट बिहेवियर कौन शो करेगा, पार्चुरेंट बिहेवियर मीन्स जो एम्ब्रियोज हैं आफ्टर 9th वीक, आफ्टर, ठीक है, 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स के बाद ह्यूमंस में क्या होते हैं, ठीक है, जो बर्थ होता है, तो बर्थ के दौरान जो बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेंट बिहेवियर,
बर्थ के दौरान जो बिहेवियर शो होगा उसको बोलेंगे पार्चुरेंट बिहेवियर। उसके बाद पोस्ट पार्चुरेंट बिहेवियर, ठीक है। पोस्ट पार्चुरेंट बिहेवियर किसको बोलेंगे? पोस्ट पार्चुरेंट बिहेवियर बोलेंगे जिसको पोस्ट पार्चुरेंट बिहेवियर मतलब बर्थ हो चुका है, ठीक है। बर्थ होने के बाद जो बिहेवियर शो होंगी उसको बोलेंगे पोस्ट पार्चुरेंट बिहेवियर, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें नाम से ही पता है, ठीक है। प्री कॉपुलेटरी, कॉपुलेटरी, पोस्ट कॉपुलेटरी, मैटरनल बिहेवियर में प्री पार्चुरेंट बिहेवियर, पार्चुरेंट बिहेवियर और पोस्ट पार्चुरेंट बिहेवियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेरेंटल केयर, ठीक है। पेरेंटल केयर में क्या होता है? पेरेंटल केयर में क्या होता है? पेरेंटल केयर में जो, ठीक है, जो चाइल्ड बर्थ हुआ है, जो चाइल्ड बर्थ हुआ है या प्रोजनी, जो हम लोग बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जो प्रोजनी बर्थ हुआ है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एलिफेंट हो, ह्यूमन में हो, फिशेस में, फिशेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिशेस, कुछ फिशेस में होती है ऐसा, फिशेस में हो, बर्ड्स में हो, तो उसमें क्या होते हैं, दोनों पेरेंट मतलब मदर एंड फादर दोनों क्या करते हैं, केयर करते हैं किसी किसी में, ठीक है। मदर एंड फादर दोनों क्या करते हैं, जो चाइल्ड होता है या फिर प्रोजेनिस होता है उसकी केयर करते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंटल केयर। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि केवल एक पेरेंट केयर करता है, या तो फीमेल ओनली करेंगी पेरेंटल केयर या तो मेल पेरेंटल केयर करती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनि पेरेंटल केयर। क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनि पेरेंटल केयर। तो आई होप यहाँ पर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में जो अलग अलग टाइप्स के पैटर्न हैं यहाँ वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में अब हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा क्योंकि, तो प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर, मैटिंग बिहेवियर। प्री मैटिंग बिहेवियर अलाउ मेल एंड फीमेल टू असेस द स्पीशीज आइडेंटिटी, रिप्रोडक्टिव स्टेट एंड कंडीशन टू दियर पार्टनर। तो जो प्री मैटिंग बिहेवियर होते हैं वो प्री मैटिंग बिहेवियर किस लिए हेल्प करता है? तो प्री मैटिंग बिहेवियर जो मेल और फीमेल होते हैं उनको चेक करने में, उनको पता करने में, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी करने में, रिप्रोडक्टिव स्टेट या कंडीशन, मतलब प्री मैटिंग बिहेवियर मीन्स बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा, ठीक है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की जानने की कोशिश करता है कि ये मैटिंग के लिए अभी रेडी है नहीं है, ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, ठीक है। मैटिंग के लिए ये अभी क्या है, रेडी है या नहीं है, ठीक है। मैटिंग स्टेज इसमें आया है, ठीक है, तो अपने दूसरे पार्टनर्स में अभी ये रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है नहीं है, अभी ये दूसरे पार्टनर मैटिंग के लिए उससे ओवुलेशन आया है नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को पता करते हैं, ठीक है, अलग अलग कारण से, ठीक है। तो ये चार चीज़ें याद रखनी, स्पीशीज आइडेंटिटी, रिप्रोडक्टिव स्टेट और कंडीशन ऑफ दियर पार्टनर। तो ये तीन चीज़ का पता करते हैं कब, प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर में, ठीक है। और ये कैसे पता करते हैं, फिजिकल विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो एनिमल होते हैं वो देखकर या तो, ठीक है, फिजिकल विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो कैसे, उनका शेप देखकर, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का शेप देखकर, ठीक है, उसका साइज़ देखकर पता लगा लिया जाता है, ठीक है, कलर देखकर, ठीक है, और उनका स्ट्रेंथ देखकर। ये तीन चार चीज़ें हैं जिसको देखकर क्या किया जाता है, एनिमल्स पता कर लेते हैं कि अदर एनिमल या फिर जो उनके पार्टनर्स हैं वो रेडी हैं कि नहीं हैं, ठीक है, मैटिंग या कपल्शन के लिए। सेकंड है फिजिकल, ये तो फिजिकल विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। सेकंड है केमिकल, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के ये केमिकल्स सिक्रीट करते हैं और उन्हीं केमिकल्स को ये क्या करते हैं, अल्फैक्टरी या गस्टेटरी, मीन्स इनको सूंघते हैं या ये उसको सूंघ कर पहचान लेते हैं। थ्रू स्निफिंग आर लीकिंग, जेनिटल ओपनिंग, यूरिन एटसेट्रा टू डिटेक्ट pheromones and other ostrus cycle, seasonal, spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस पॉलीएस्ट्रस। तो केमिकल कम्युनिकेशन मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो क्या करते हैं अदर एनिमल्स के, ठीक है, जो पार्टनर एनिमल्स होते हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनको देख कर या उनको सूंघ कर क्या करते हैं, पहचान लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं, स्नीफिंग करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्नीफिंग के थ्रू, ठीक है, स्निफ करके, ठीक है, लीक करके जो जेनिटल ऑर्गन हैं उनको लीक करके, या फिर जो यूरिन वगैरह हैं उनको सूंघ करके ये चीज़ें पता कर लिया जाता है, या फिर दूसरे और हार्मोन्स होते हैं ना स्टेट साइकिल्स में, उन हार्मोन्स को सूंघ करके पता लगा लेते हैं कि अदर
पार्टनर इज़ रेडी फॉर मैटिंग और नॉट। ठीक है, मैटिंग के लिए ये रेडी हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बहुत कॉमन देखने को मिलता है एनिमल्स में, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। टेक्टाइल कम्युनिकेशन मीन्स क्या? ठीक है, बाय लिकिंग और नजलिंग टू टच, रब और प्रेसिंग समथिंग और समवन gently, especially with the head or nose, usually with small repeated movement। तो थोड़ा टेक्टाइल मूवमेंट के भी क्या थ्रू क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है कि अदर पार्टनर या अदर ऑर्गेनिज्म मैटिंग के लिए रेडी है या नहीं है। जैसे कि यहाँ, ठीक है, अदर लिकिंग, नजलिंग, ठीक है, लीक करते या फिर नजलिंग के थ्रू, या फिर टचिंग, रबिंग या प्रेसिंग समथिंग। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। या फिर अपने हेड से या नोज से क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को ये सूंघते हैं या फिर प्रेस करते हैं, और उनके मूवमेंट से फिर पता कर लेते हैं कि ठीक है, अदर पार्टनर इज़ रेडी फॉर मैटिंग और नॉट। ये भी बहुत कॉमन देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट है ऑडिटरी कम्युनिकेशन, मतलब वोकलाइजेशन इंक्रीज। मतलब ऑडिटरी कम्युनिकेशन मीन्स अपने आवाज़ से क्या कर लेते हैं, ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टाइप्स की आवाज़ें निकालते हैं अलग अलग समय पर, तो उन आवाज़ों को भी ये साउंड को पहचान लेते हैं कि ये पार्टनर रेडी है या नहीं है मैटिंग पर्पज़ के लिए। क्लियर? तो ये सारे क्या हैं, ये प्री कॉपुलेटरी या मैटिंग बिहेवियर हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर या मैटिंग बिहेवियर हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कॉपुलेटरी मैटिंग बिहेवियर थोड़ा सा, और ये कल एक लेक्चर और लगेगा इसमें, तो आप लोग बिल्कुल इसको कंटिन्यू पढ़ना, दोनों ग्रुप के स्टूडेंट पढ़ना। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं।